हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू फार्मा। यह है हमारी बैकलॉग सीरीज फॉर जीपैट 2027 एग्जाम। उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर तो चुके थे, लेकिन कहीं और सारी चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए और अब वो अपनी बैकलॉग्स को लेकर बैठे हैं। बट क्योंकि पीडब्ल्यू फार्मा आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आए हैं बैकलॉग सीरीज फॉर जीपैट 2027 एग्जाम। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। राइट। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप अपने हिसाब से स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो। जिन बच्चों को रिवीजन करना है वो ज्यादा स्पीड में देख सकते हैं, जिन बच्चों को ये शुरू से पढ़ना है वो इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर ही देखेंगे। मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, और साथ ही साथ जब मैं आपको उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उस ड्यूरेशन में मैं आपको बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा बहुत जानना होता है, थोड़ा बहुत हमने यूवी के बारे में जाना होता है, थोड़ा बहुत हमने आईआर के बारे में भी जाना होता है। बट आप फिलहाल इस वीडियो को कंप्लीटली ऐसे देखिएगा कि आपको भी कुछ भी नहीं पता है। राइट। नो नीड टू राइट एनीथिंग, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन अराउंड यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कर देंगे इसी लेक्चर के अंदर, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी कंप्लीट कर देंगे इस ही लेक्चर के अंदर। राइट। और मैं ये विश करता हूं कि इसके बाद आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े। राइट। सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। सबसे पहले, क्योंकि हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है, तो उस इंटरेक्शन के दौरान ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक रेडिएंट एनर्जी ट्रांसफर करती है मैटर में। और जब वो रेडिएंट एनर्जी मैटर के अंदर ट्रांसफर होती है, तो उसके अंदर ट्रांजिशंस होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल के। किस एनर्जी लेवल का ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है रेडिएंट एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से, उसको हम जब पढ़ते हैं उस टेक्निक को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। मैंने एकदम तोड़ के बताया आपको। सो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो मैटर के साथ इंटरेक्शन पर एक रेडिएंट एनर्जी ट्रांसफर करती है, और उस रेडिएंट एनर्जी से एनर्जी लेवल्स के अंदर चेंज आते हैं। उन चेंजेस की स्टडी करने को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। राइट। The energy which is transmitted in the form of radiation from one body to another is known as the radiant energy. ये radiant energy रेडिएशन के अंदर होती है, और जो रेडिएशन होती है उसके अंदर क्या हो, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और जब ये इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ, तो उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं एनर्जी लेवल पर, ट्रांजिशन होता है वहां पे, और इसकी स्टडी को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है, ये आपका ट्रांसमिटेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है। अलग अलग तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है। राइट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये अलग अलग तरीके की होती है। राइट। इनके पास अलग अलग टाइप की रेडिएंट एनर्जी होती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे गामा रेस, गामा रेस जो होती है इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इनकी अगर वेवलेंथ की बात करेंगे, इनकी वेवलेंथ होती है लेस देन 0.01 नैनोमीटर।
हम बात करेंगे एक्स रेस की, तो इनकी एनर्जी जो होती है गामा रेस से कम होती है ना, और इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 0.01 से 10 नैनोमीटर। यूवी जिसको आज हम पढ़ेंगे, यूवी की रेंज होती है 10 टू 400 नैनोमीटर। विजुअल लाइट जो हमको दिखती है, जो अभी आपको जिस वजह से आप देख पा रहे हो मुझे, उसकी रेंज होती है 400 टू 700 नैनोमीटर, राइट। इंफ्रारेड रेज जो होती है, आईआर रेज जो होती है, वो होती है 700 टू 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, करोड़ नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो 10⁶ से लेकर 10⁸ नैनोमीटर तक होते हैं, और जो रेडियो वेव्स होती हैं वो ग्रेटर देन 10⁸ नैनोमीटर होती है, उससे ज्यादा होती है। आईआर रेंज की जब हम बात करेंगे, वी विल टॉक कि भाई आईआर रेंज जो होती है यहां पे हम 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक की आईआर रेंज यूज कर सकते हैं। ये माइक्रोमीटर के अंदर होता है ना। भाई देखो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ जो एक लेंथ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी लेंथ की आपकी यूनिट्स हो सकती हैं वो सब वेवलेंथ के अंदर यूज हो सकती हैं। सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, अलग अलग जितने भी आपको लेंथ को मेजर करने के लिए आप यूनिट्स यूज करते हो वो सब वेवलेंथ के अंदर यूज हो सकती है, ठीक है। इसका कन्वर्जन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे, क्योंकि इंफ्रारेड आईआर आईआर रेडिएशन जो होती हैं ये आपकी फार आईआर रेडिएशन हो सकती है, मिड आईआर रेडिएशन हो सकती है, नियर आईआर रेडिएशन हो सकती है, ठीक है। हम लोग मिड आईआर रेडिएशन यूज करते हैं, उसकी रेंज कितनी होती है ये सब पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा, बट फिलहाल हम जो है अपना फोकस करेंगे यूवी रेडिएशन पे और विजुअल रेडिएशन पर, यूवी और विजुअल रेडिएशन के ऊपर, राइट। विजुअल और यूवी रेडिएशन के ऊपर, ये हमारे अभी काम की चीज है, देन हम आईआर की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम इनको बार बार यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, मैंने आपको एक चीज बताई, वेवलेंथ जो होती है वो इस तरीके से ट्रेवल करती है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, जिसकी वजह से वो एक जब वेव बनाती है तो उस वेव के अंदर एक ट्रफ और एक क्रस्ट बनता है ना। आप चाहो तो उसको बना के देख सकते हो या फिर यहां से भी समझ सकते हो। यहां पर ये जो एरिया है, ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, है ना, और इसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो किसी भी दो क्रेस्ट के बीच में या किसी भी दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी कि एक कंप्लीट वेव को बनने के लिए जितना डिस्टेंस कवर करना होता है वो उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव इज नोन एज वेवलेंथ, राइट। उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर और उसकी कॉमन यूनिट हो सकती है नैनोमीटर, सेंटीमीटर, अलग अलग आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हो। फिर आता है वेव नंबर। वेव नंबर मतलब आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ऐसे फिक्स कर लिया 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कितनी वेव पास हो सकती है उसको आप बोलते हो वेव नंबर। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी वेव नंबर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि छोटी वेव अगर बनेगी तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा पास हो पाएंगी। अगर एक ही वेव बहुत बड़ी बनी दैट मीन्स कि सर एक ही वेव पास हो पाएगी, है ना। तो वेवलेंथ जितनी छोटी होती है वेव नंबर उतना ज्यादा होता है, इसीलिए हम यहाँ इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल, इसको म्यू से म्यू बार से नोट करते हैं, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ यानी कि 1/λ। क्लियर। फिर आता है हमारा फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव क्रॉस कर सकती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं किसी भी रेडिएशन की। यानी कि ये जितना वेवलेंथ छोटा होगा उतना ज्यादा नंबर होगा, अगर हम क्या करेंगे इसकी स्पीड को फिक्स कर देंगे, और इसकी स्पीड को फिक्स करने के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट का यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। चलिए
उसके बाद अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी जो होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे लैम्डा के। लैम्डा ज्यादा एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब लैम्डा ज्यादा होगा, है ना, लैम्डा कम मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर। इसके लिए फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी लो लैम्डा, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो एनर्जी हाई लैम्डा। फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, है ना, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये कुछ कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई, ये बेसिक बातें आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो आगे, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये उन बच्चों के लिए जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अब बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कि सर एक चीज तो फिक्स हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। क्योंकि हमने यहां पर यह फिक्स कर दिया कि हम यूवी और विजुअल की बात कर रहे हैं, मतलब कि इस बार इंटरेक्शन ऑफ यूवी एंड विजुअल रेडिएशन विद मैटर, उसकी स्टडी करने को हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यह एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ये पढ़ाई करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से यूवी रेंज की रेडिएशन को और विजुअल रेंज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसकी वजह से क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है। राइट। कई बार हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं, कई बार हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को किसी कंपाउंड की प्योरिटी या उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। राइट। एक चीज फिक्स है, इसके अंदर हम यूवी रेडिएशन जो कि 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज की होती है, और विजुअल रेडिएशन जो कि 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज की होती है, इन लाइट्स का यूज करते हैं, इन रेडिएशन का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई व्हाट। एप्लीकेशन क्या होगा इसका सर? एप्लीकेशन विल बी पहला टू इलूसिडेट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट। दूसरा टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ सैंपल। तीसरा टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। चौथा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सैंपल्स लाइक आपके पास कोई एक अननोन सैंपल, आपको ये पता करना है कि यार इसके अंदर एल्कलॉइड्स हैं, इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स हैं, या फिर इसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो आप उसका लैम्डा मैक्स निकाल के पता कर सकते हो। राइट। तो ये एप्लीकेशंस हो गई हमारे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। चलिए, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल। मैं जनरली बच्चों से ये सवाल पूछता हूं कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, और मुझे हमेशा मैक्सिमम टाइम ये सुनने को मिलता है सर प्रिंसिपल इज बीएल-लैम्बर्ट्स लॉ। बहुत जगह पढ़ाई भी यही जाता है, बट दिस इज नॉट राइट। प्रिंसिपल बिहाइंड यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बीएल-लैम्बर्ट्स लॉ आपको गाइडलाइन देता है कि आपको अपना यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है उसको यूज करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को अपने माइंड के अंदर रखना है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बीएल-लैम्बर्ट्स लॉ। वो प्रिंसिपल नहीं है, वो लॉ है एक कि आपको कैसे यूज करना है उसको।
कैसे उसकी वर्किंग होती है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये प्रिंसिपल होता है। तो ये सबको याद रखना है। प्रिंसिपल बिहाइंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होता क्या है? जब किसी भी सैंपल के साथ यूवी रेडिएशन, देखो यूवी विजुअल दोनों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब बोलते हैं तो यूवी बोलते हैं, बट आप दोनों को समझ के चलना हमेशा, ठीक है। जब भी यूवी रेडिएशन इंटरेक्ट करती है सैंपल के साथ, तो सैंपल जो होता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, वो होमो से लूमो में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर ये क्या है होमो और लूमो? दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। होमो, भाई जब भी आप किसी मॉलिक्यूल की बात करोगे, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एटम के अंदर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक होता है होमो, एक होता है लूमो। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब भी आप कोई यूवी विजुअल रेंज की रेडिएशन सैंपल के ऊपर इंसिडेंट करते हो, तो सैंपल उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जितना उसको लाइट चाहिए होमो से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए लूमो के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। राइट, इसके अंदर ट्रांजिशन कैसे होता है? सर सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद एन नॉन बॉन्डिंग से लेके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। ये आपको समझ में आ गई इतनी बात? ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। राइट, अब यहां से सवाल कैसे बनता है? सवाल आपसे बनता है इस तरीके से कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए लगेगी, कौन से ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो आप यहां पर क्लियरली देख भी सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि अगर ये एनर्जी लेवल है तो सबसे कम एनर्जी यहां लग रही है और सबसे ज्यादा एनर्जी यहां लग रही है। दैट मीन्स कि इसका ऑर्डर कैसे बनेगा? सर सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, उसके बाद एन से सिग्मा स्टार, उसके बाद पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, और उसके बाद एन से पाई स्टार। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो वो क्या करेगा? सर बहुत ही कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या हम जो हमारे पास नॉर्मल यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके अंदर एल्केन्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एल्केन्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको वैक्यूम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा। आप जो हमारे पास ट्रेडिशनल यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके अंदर नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत कम लेंथ वेवलेंथ का चाहिए रेडिएशन, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है ना, तो वेवलेंथ कम चाहिए। जब आप बात करते हो कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कोई इस तरीके से आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड में क्या होगा? सर आसानी से
वो अपना कम एनर्जी में ही यानी कि ज्यादा वेवलेंथ के अंदर वो आराम से आपको स्पेक्ट्रा शो कर देंगे। क्लियर? क्लियर नॉट? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको, सबसे कम वेवलेंथ किसको चाहिए? सबसे कम वेव, जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको कम वेवलेंथ चाहिए। ज्यादा वेवलेंथ की लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? सर ज्यादा वेवलेंथ की लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा, N2 सिग्मा स्टार। क्लियर? क्लियर? चलिए, उसके अंदर से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। इसके हिसाब से क्या होता है कि जब आप यूवी का स्पेक्ट्रा देखते हो, मैं अगर बात करूं यूवी के स्पेक्ट्रा की, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैं बात करूं यूवी के स्पेक्ट्रम की, यूवी का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है देखिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ पे होती है वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, और यहाँ पर होता है एब्जॉर्बेंस। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस होता है, राइट। हम लोग कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ चलते हैं, यानी कि 800 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर की तरफ चलते हैं। पहले उसको कम एनर्जी देंगे, फिर एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो जो भी आपका कंपाउंड होता है वो कुछ इस तरीके से जाके 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 इस तरीके से आपको एब्जॉर्बेंस देता है और स्पेक्ट्रा इस तरीके से बनकर आता है। क्लियर? जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन में ये जो स्पेक्ट्रा बनेगा, यहां पर ये जो कर्व बनकर आएगा वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं उनके अंदर ये आपको दिखेगा ही नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन? जरेड अनजरेड उतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपके लिए इतना सफिशियंट है कि भाई जब हम सिग्मा से सिग्मा स्टार भेज रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो एक अलाउड ट्रांजिशन है, वहां पर इंटेंसिटी वेरी स्ट्रांग होती है और ये आपको एल्केन्स में देखने को मिलता है। जब पाई से पाई स्टार जा रहे होते हैं, ये भी एक अलाउड ट्रांजिशन होता है, यहां भी इंटेंसिटी आपको स्ट्रांग देखने को मिलती है, और ये हमको देखने को मिलता है एल्कीन्स और एरोमेटिक्स के अंदर। एन से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, ये दोनों फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, वीक और वेरी वीक इसमें देखने को मिलते हैं आपको। इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट बियर लैम्बर्ट लॉ। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग, और मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको एकदम बेसिक समझना है, थोड़ा सा उनको समय लगता है समझने में, है ना, और जिन बच्चों को रिवीजन करना है उनके पास तो ऑप्शन है ना, दे कैन इंक्रीज द स्पीड, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, राइट। चलिए, बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर और लैम्बर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने यह बताया था कि अगर आप किसी सैंपल के ऊपर एक रेडिएशन इंसिडेंट करते हो तो जो एब्जॉर्प्शन है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। बियर साहब ने ये बोला कि एब्जॉर्प्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, और लैम्बर्ट साहब ने ये बोला कि एब्जॉर्प्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस सैंपल की पाथ लेंथ कितनी है। ऑल्दो उन्होंने स्टेटमेंट को बहुत तोड़ मरोड़ के बोला था, लेकिन कंक्लूजन यही था कि अगर आपके सैंपल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वहां पर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। अगर आपके सैंपल की कंसंट्रेशन कम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अब अगर मैं क्या करूं, इसका पाथ लेंथ इंक्रीज कर दूं, अगर मैं पाथ लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने की वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसकी वजह से ट्रांसमिटेंस जो होगा वो कम होगा। राइट? राइट और नॉट? राइट और नॉट? ठीक है, चलिए, ठीक है। दैट मीन्स कि सर एब्जॉर्प्शन हो या ट्रांसमिशन हो या ट्रांसमिटेंस हो, ये दो बात पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर और पाथ लेंथ पर। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया गया, उससे बना बियर लैम्बर्ट लॉ, और जिससे हमको ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिली, जिसके अंदर हमारे पास दिस इज योर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट बोल सकते हो आप, या फिर
मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस भी आता है ना। स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस क्या होता है, जब आप कंसंट्रेशन फिक्स कर दो 1% वेट बाय वॉल्यूम और आप पाथ लेंथ फिक्स कर दो 1 सेंटीमीटर की, उसको हम स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, राइट। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू द बीएल-लैम्बर्ट लॉ, जब भी आप किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को एक होमोजीनियस सॉल्यूशन से पास करवाते हो तो उसका कितना ट्रांसमिटेंस होगा लाइट का, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और उसकी पाथ लेंथ कितनी है, राइट। तो यहां पर ये है A इज इक्वल टू E, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू B इंटू C। एप्सिलॉन इज योर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एक्सटेंशन coefficient, B is your path length and C is concentration of the sample, concentration of sample, राइट। यहां से हमको चीजें पता चलती है। जनरली हम लोग पाथ लेंथ को फिक्स कर देते हैं क्योंकि हम क्यूबेट यूज करते हैं, और जब हम क्यूबेट यूज करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है। ये हम ग्लास का भी यूज कर सकते हैं और क्वार्ट्ज का भी यूज कर सकते हैं, और इसकी डायमेंशन होती है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये पाथ लेंथ हमेशा 1 सेंटीमीटर की ही प्रोवाइड करता है। अगर आप विजुअल रेंज की रेडिएशन यूज कर रहे हो तो ग्लास यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको जब आप यूवी रेंज की रेडिएशन यूज करोगे तो आपको क्वार्ट्ज ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लास जो होता है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, क्वार्ट्ज एब्जॉर्ब नहीं करता है यूवी रेडिएशन को, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है उस चीज के लिए। क्लियर। चलिए, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के अंदर रिलेशन क्या होता है। हमने एक चीज देखी अभी कि ट्रांसमिटेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है ना। सो आई अपॉन आई नेट, आई नॉट, टी इज योर ट्रांसमिटेंस, दिस इज योर ट्रांसमिटेंस, दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, and intensity of transmitted light. Transmitted light, right? और एब्जॉर्बेंस जो होता है, एब्जॉर्बेंस जितना ज्यादा होगा ट्रांसमिटेंस उतना कम होगा, यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन दोनों में एक रिलेशन बनता है, A इज इक्वल टू माइनस लॉग टी। इसको अगर इधर लेकर आओगे ऊपर वाले को तो लॉग आई नॉट अपॉन आई, ये लिख सकते हैं अपन। माइनस क्यों हटाया, क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया हमने, इसलिए माइनस हटा दिया, है ना। इसमें एक रिलेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको हेल्प भी करेगा आगे निकालने के लिए, A इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। A इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया हुआ होगा और आपको बोलेंगे कि एब्जॉर्बेंस बता दीजिए, है ना। मैं आपसे बोल रहा हूं मेरा एक सैंपल है और उस सैंपल ने 90% ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, बताइए व्हाट विल बी द एब्जॉर्बेंस। तो आप बोलोगे सर अगर आपके सैंपल ने 90% ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस विल बी 10%। रख दो यहां पर वैल्यू, A इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है सर 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एब्जॉर्बेंस सर 1 आएगा। क्या बात समझ में आई आपको। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर 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 मेरे सैंपल ने 99% ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, आप बोलोगे सर तो ट्रांसमिटेंस 1% होगा।
और जब आप यहां पर ट्रांसमिटेंस 1 लिखोगे तो log 1 0 होता है, एब्जॉर्बेंस 2 आएगा। राइट और नॉट? राइट और नॉट? और अगर 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 पूरी की पूरी एज इट इज लाइट 100% ट्रांसमिशन में चला गया है तो यहां पर log 100 की वैल्यू 2, 2 - 2 एब्जॉर्बेंस 0 आ जाएगा। राइट। बात यह है कि बहुत बच्चों को यह नहीं पता होता है जब वो अपने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हैंडल कर रहे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ आपके यूवी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कभी 1 से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बियर-लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि आपका सैंपल इतना डाइल्यूटेड होना चाहिए कि एटलीस्ट 10% ऑफ द लाइट डिटेक्टर के पास पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए। और जब 10% ऑफ द लाइट डिटेक्टर के पास पहुंचेगी मतलब कि 90% एब्जॉर्ब हुई होगी, है ना। दैट मीन्स कि आपके सैंपल कभी भी 90% से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। यानी कि आपका एब्जॉर्बेंस अगर 10% ट्रांसमिटेंस है मतलब कि एब्जॉर्बेंस 1 है, 1 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए। राइट? राइट और नॉट? ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे। सिंगल बीम, डबल बीम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास अलग अलग। जब हम बात करते हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, ये हम लोग पहले यूज करते थे, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि इसके अंदर एक ही क्यूबेट रहता था। वो एक क्यूबेट में हम क्या करते थे, पहले रेफरेंस डाला, फिर रेफरेंस को निकाला, फिर सैंपल डाला, फिर उसका एब्जॉर्बेंस लिया, फिर निकाला उसको, वॉश किया, फिर रेफरेंस डाला, फिर उसके बाद उसको निकाला, फिर उसके बाद फिर सैंपल डाला। तो ये प्रोसेस जो था वो बहुत ही टीडियस था। लेकिन अभी हमारे पास डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं जिसके अंदर एक जो क्यूबेट होता है वो फिक्स होता है रेफरेंस के लिए। आपको बार बार रेफरेंस को निकाल के दोबारा से उसमें एब्जॉर्बेंस लेने की जरूरत नहीं है। और एक होता है सैंपल के लिए जिसको आप बार बार रिप्लेस करते रहते हो। राइट। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर क्या होता है, लाइट सोर्स होगा जिससे आपकी यूवी और विजुअल रेडिएशन दोनों आएंगी। लाइट सोर्स के बाद ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर पड़ती थी लेंस के ऊपर। लेंस क्या काम करता था सर? लेंस काम करता था इनको फोकस करवाने का, और फोकस होने के बाद जाती थी ग्रेटिंग्स के ऊपर। ग्रेटिंग्स क्या करता था, इनको स्प्लिट करता था एज पर देयर वेवलेंथ, और उसके बाद होता था वेवलेंथ सिलेक्टर। हमको जिस भी वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए उस वेवलेंथ की रेडिएशन हमको यहाँ से मिलती थी, वो हमारे सैंपल तक जाती थी, सैंपल एब्जॉर्ब करता था, और जो ट्रांसमिटेड लाइट होती थी वो पहुंचती थी डिटेक्टर के पास, और उसके हिसाब से डिटेक्शन होता था कि कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है, और कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है और किस रेंज की लैम्डा मैक्स को उसने किस रेंज की रेडिएशन को उसने, किस वेवलेंथ की रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब किया है, उसके हिसाब से वहां पर हम लोग आइडेंटिफाई करते थे कि सैंपल क्या है या फिर उसकी कंसंट्रेशन क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर? यहाँ पर ग्रेटिंग्स के अंदर मल्टीपल प्रिज्म लगे हुए होते हैं। वो मल्टीपल प्रिज्म जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि इसको स्कैटर कराने में, पर्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर उसको लेकर आने में। राइट। चलिए ये है हमारा एक डायग्राम ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके अंदर आपको एक चीज क्लियरली दिख रही होगी कि यहां पर एक हमारे पास रेफरेंस सेल है, एक सैंपल सेल है। तो रेफरेंस सेल अगर आप सेम तरीके के कंपाउंड का वो कर रहे हो एनालिसिस, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं। राइट। आपका जो अगर सॉल्वेंट सेम ही है तो आपको बार बार उस चीज को काम करने की जरूरत नहीं है। यहां से लाइट सोर्स सेम जो वहां यूज होते थे वो यहाँ पे भी यूज होते हैं। लाइट सोर्स के बाद वो पड़ता है हमारा किस पे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स पे। ग्रेटिंग्स के बाद स्लिट आती है, स्लिट के बाद आता है रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क जो होती है वो एक जो वेवलेंथ यहाँ पर आ रही, जो रेडिएशन आ रही होती है उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके सैंपल सेल और रेफरेंस के पास भेज देता है। फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो सैंपल सेल से और रेफरेंस से दोनों से पहुंचती है डिटेक्टर के पास,
और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके हिसाब से डिटेक्टर जो है वो निकालता है कि कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है। यहां से ट्रांसमिटेड लाइट आई, यहां से आई, दोनों में से कितना डिफरेंस है उसके हिसाब से डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। क्लियर? चलिए, नाउ व्हाट आर द लाइट सोर्स यूज्ड इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? लाइट सोर्स की अगर अपन बात करेंगे तो ड्यूटेरियम लैंप होता है जो कि यूवी रीजन के लिए यूज होता है। इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 160 टू 375 नैनोमीटर। हाइड्रोजन लैंप होता है, ये भी यूवी रीजन के लिए यूज होता है 200 टू 400 नैनोमीटर। मरकरी आर्क लैंप होता है, मरकरी आर्क लैंप भी ये यूज होता है यूवी और विजुअल दोनों के लिए। जेनॉन आर्क लैंप होता है, ये भी यूवी विजुअल दोनों के लिए होता है। और टंगस्टन हेलोजन लैंप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल रेंज के लिए यूज होता है। राइट, इतना ही आपको याद रखना है कि कौन सा यूवी रीजन में यूज होता है, कौन सा आपका दोनों में यूज होता है और कौन सा सिर्फ विजुअल में यूज होता है। उसके अलावा बाकी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ डिटेक्टर। डिटेक्टर जो होते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं? यूवी डिटेक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर एक होता है फोटोवोल्टिक सेल, जिसको हम बैरियर लेयर सेल भी बोलते हैं। फोटोवोल्टिक सेल, इसको हम बैरियर लेयर सेल भी बोलते हैं। ये पहले यूज होता था, जो हमारे ओल्ड इंस्ट्रूमेंट होते थे, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट थे ना, उनके अंदर इसको यूज करते थे। अभी यूज नहीं होता क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है ना। और बट इसके अंदर फायदा ये होता है कि इसके अंदर हमको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो खुद से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करती है सेमीकंडक्टर के अंदर। जो वहां पे हम एक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, वो लाइट जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो पहुंचती है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होता है ना। उसकी वजह से करंट जनरेट होता है, और वो जो करंट की इंटेंसिटी रहेगी, कितना करंट जनरेट हुआ है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है, उसके हिसाब से हम लोग डिटेक्ट करते थे। राइट, ये सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, कोई पावर इसको रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बहुत लो होती है और इसका बहुत ही पुअर यूवी रेस्पॉन्स होता है। क्लियर? फिर आता है फोटो ट्यूब। फोटो ट्यूब जो होता है, इसके अंदर जो इंसिडेंट फोटोन्स होते हैं, यानी कि जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इसकी सेंसिटिविटी फोटोवोल्टिक सेल से अच्छी होती है। राइट, तो उसके बाद जब हमारे पास यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आए थे, जो थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर हम फोटो ट्यूब्स को यूज करते थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फोटो जो है डिटेक्टर यूवी का, वो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PMT। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज मोस्ट कॉमन डिटेक्टर यूज्ड इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके अंदर क्या होता है, जो फोटोन रिलीज होते हैं, फोटोन जो आते हैं, जैसे कि जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग डायनोड्स, जिससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एम्पलीफाइड सिग्नल हमको देखने को मिलता है। इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फास्ट रेस्पॉन्स होता है ना, और इसको आजकल के इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसके सामने लिख सकते हो मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। तो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। देन आता है फोटो डायोड एंड फोटो डायोड एरे। अगर आपसे कोई पूछे कि HPLC के अंदर कौन सा यूवी डिटेक्टर यूज होता है, देन आंसर इज फोटो डायोड एरे। फोटो डायोड एरे जो है वो उसके अंदर यूज होता है। राइट, चलिए, नाउ we will be talking about chromophore and ऑक्सोक्रोम्स। कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, अगर वो आपको कलर शो कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर कलर शो कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन है, उसके अंदर कोई ना कोई क्रोमोफोर प्रेजेंट है। राइट, तो क्रोमोफोर जो होता है वो पार्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि उसके कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इफ अ मॉलिक्यूल इज शोइंग सम कलर, दैट मीन्स वहां पर कोई ना कोई क्रोमोफोर प्रेजेंट होगा। क्रोमोफोर जो होते हैं उनके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, या फिर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है यूवी विजुअल रीजन की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ये क्रोमोफोर कैसे दिखेंगे आपको, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, NO2, N डबल बॉन्ड N, इस तरीके के आपको ये दिखेंगे। राइट, फिर अगर आपको क्रोमोफोर की वजह से मॉलिक्यूल में दिखने वाले कलर की इंटेंसिटी को मॉडिफाई करना हो, तो आप यूज करते हो ऑक्सोक्रोम्स का। ऑक्सोक्रोम जो होते हैं उनका खुद का कोई कलर नहीं होता है,
बट अगर आप इनको किसी ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर लगाते हो जिसके अंदर ऑलरेडी क्रोमोफोर है, तो ये उसकी कलर इंटेंसिटी को मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, है ना। इनके पास क्या हो सकता है, लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो होते हैं ये क्रोमोफोर होते हैं और इन्हीं की वजह से हमको अलग अलग शिफ्ट देखने को मिलती हैं, जैसे कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट, है ना, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट देखने को मिलते हैं। ये शिफ्ट क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं आगे। अगर आपका एक मॉलिक्यूल है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन आपने या तो सॉल्वेंट सिस्टम चेंज किया, या कॉन्जुगेशन के अंदर चेंज किया, या फिर उसके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन किया, जिसकी वजह से उसकी जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ एब्जॉर्बेंस की जो थी वो चेंज हो गई। इफ देर इज चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ वेवलेंथ, उसको हम बोलेंगे यहां पर पर्टिकुलर शिफ्ट। शिफ्ट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, अगर वेवलेंथ बढ़ी तो उसको हम रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। पहले वो एक कम रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, अब वो ज्यादा रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम बैथोक्रोमिक यानी कि रेड शिफ्ट बोलते हैं। पहले वो ज्यादा रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी उसका लैम्डा मैक्स कम हो गया, उसको हम बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि ब्लू शिफ्ट। पहले जो उसकी इंटेंसिटी थी एब्जॉर्बेंस की वो ज्यादा थी, अब कम हो गई, मतलब हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। पहले इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस की कम थी, अब जो है वो शार्प आ रहा है ऊपर से, मतलब कि उसके अंदर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हुआ है। तो ये चार तरीके के हमारे पास शिफ्ट होते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जब लैम्डा मैक्स बढ़ जाए, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जब लैम्डा मैक्स कम हो जाए, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जब इंटेंसिटी बढ़ जाए यानी कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाए, या फिर एप्सिलॉन की वैल्यू कम हो जाए। ये हमारे अलग अलग शिफ्ट होते हैं। क्लियर। चलिए, उसके अलावा हमको कुछ कुछ बैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि के बैंड हो गया, आर बैंड हो गया, बी बैंड हो गया, ई बैंड हो गया, है ना। इनकी फुल फॉर्म आपको मतलब इसके नाम याद रखने, फुल नेम क्या है इनका। के बैंड मतलब कॉन्जुगेटेड बैंड, यानी कि ये आपको जहां पर भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी वहां देखने को मिलेगा, और कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पर, तो पाई से पाई स्टार आपको देखने को मिलेगा, इनकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। फिर आता है आर बैंड जिसको हम रेडिकल लाइक बैंड बोलते हैं, एक होता है बी बैंड जिसको बेंजोनॉइड बैंड बोलते हैं, एक होता है ई बैंड जिसको हम एथिलीन बैंड बोलते हैं। इसको एक एक करके समझते हैं, यहां पर देखिएगा एक बार, है ना। देखिए, के बैंड जिसको हम कॉन्जुगेटेड बैंड बोलते हैं, ये आपको दिखेगा कॉन्जुगेटेड डाइन्स और पॉलीइंस के अंदर, है ना। इसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, इसकी हाई इंटेंसिटी होती है, लैम्डा मैक्स अप्रोक्सीमेटली इसका आता है 200 से 400 के बीच में। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है, तो इसकी जब पीक दिखेगी आपको कुछ ऐसी दिखेगी। राइट, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, है ना। देखो इसको चेंज करके ना, हाँ हुआ ना, हाँ। अरे भाई ये तो पूरा चेंज हो गया भाई, ऐसा नहीं करना है। हाँ, हाँ, बच गया, हाँ, पूरा ही चेंज हो गया वो। राइट, चलिए। उसके बाद रेडिकल लाइक बैंड होता है जिसके अंदर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। बी बैंड के अंदर बेंजेनॉइड जिसके अंदर आपको बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन के कंपाउंड्स मिलेंगे, उसके अंदर क्या होता है पाई टू पाई स्टार होता है, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम का होता है। ई बैंड एथलीन बैंड होता है, पाई टू पाई स्टार ही होता है, और इसका भी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसकी लो इंटेंसिटी होती है, इसकी मॉडरेट इंटेंसिटी होती है। देखो लो इंटेंसिटी ऐसा करके आपको ग्राफ दिखेगा, समझ जाना कि उसके अंदर कोई भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। क्लियर। चलिए, वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जब भी आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करने जाते हो उससे पहले आप कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हो। कैलिब्रेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है,
तो अगर आपको वेवलेंथ का कैलिब्रेशन करना है उसके लिए आप यूज करते हो होमोट्रोपिक फिल्टर। और अगर आपको करना है उसकी एब्जॉर्बेंस का, एब्जॉर्बेंस का, उसके लिए आप यूज करते हो पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट का, है ना। क्लियर। चल ना, वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। सबसे पहले शुरुआत की थी वुडवर्ड साहब ने। वुडवर्ड साहब ने यह कहा था कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को देखकर उसका लैम्डा मैक्स डिटरमाइन करना हो तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रूल्स हमको यूज करने होंगे। फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन फिशर साहब ने परफॉर्म किए थे। तो इन दोनों के जो अलग अलग रूल्स थे उनको मिला के बना दिया गया वुडवर्ड फिशर रूल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव ये होता है इसका, ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन lambda max of a compound by seeing structure। स्ट्रक्चर को देख के। अब इनके अलग अलग रूल होते हैं। जैसे नॉर्मल रूल की हम बात करें, एक हो सकता है आपका एलिफेटिक अनसैचुरेटेड डाइन, है ना, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड डाइन। एक होता है होमो एनुलर डाइइन। होमो एनुलर डाइइन के अंदर क्या होता है सर? दोनों डबल बॉन्ड जो होते हैं वो एक ही रिंग के अंदर होते हैं। एक होता है हेट्रो एनुलर डाइइन, इसके अंदर जो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये सिसॉइड फॉर्म होती है, ये ट्रांसॉइड फॉर्म होती है ना। क्लियर। अब ये रूल जो है अलग अलग रूल होते हैं। जैसे कि इसके लिए हम 253 नैनोमीटर बेस वैल्यू यूज करते हैं, इसके लिए हम 214 नैनोमीटर यूज करते हैं। अगर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो तो इसके लिए हम लोग 217 नैनोमीटर यूज करते हैं एज ए बेस वैल्यू। फिर इसके अंदर अगर कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, रिंग रेसिड्यूज हैं, राइट, तो उसके लिए 5-5 वैल्यूज होती हैं, 5 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर, उनको हम इंक्रीमेंट्स बोलते हैं। तो एक एक करके पहले रूल्स देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो उसके लिए आप बेस वैल्यू यूज करते हो 217। हेट्रो एनुलर डाइईन है 214, होमो एनुलर डाइईन है 253, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है लेकिन वो 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए 215 नैनोमीटर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो 210, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है 5 मेंबर्ड रिंग है तो 202, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंक्रीमेंट की, तो कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर वहां पर है या फिर रिंग रेसिड्यू है उसके लिए +5 का इंक्रीमेंट होता है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है उसके लिए भी +5 का होता है। एडिशनल कॉन्जुगेटेड यानी कि एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन जो होता है उसके लिए भी +30 होता है। फिर जो ऑक्सोक्रोम आप लगाते हो उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होता है। अगर आपके पास ये कीटोन या एल्डिहाइड प्रेजेंट है यानी कि इनोन्स प्रेजेंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, तो उसके लिए आप अल्फा पोजीशन पर अगर कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो +18, अगर कोई बीटा पोजीशन पर है तो 12, और अगर कोई गामा या उससे ऊपर प्रेजेंट है तो +18 आप यूज करते हो। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहां भी +5 होता है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन के लिए यहां भी +30 होता है। प्लस उसके अलावा अगर कोई और वहां पर इंक्रीमेंट करना हो, जैसे कि कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अब वो डिपेंड करेगा कि वो अल्फा पोजीशन पर है, बीटा पर है कि गामा पर है ना। जैसे कि आपके पास एसिटाइल ग्रुप है, आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, एसिटॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है। आपको बहुत नॉर्मल नॉर्मल से याद रखने हैं, बस ज्यादा आपको बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना है, बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है आपको। क्लियर। चलिए कुछ सवाल करके देखते हैं, आपको और चीजें क्लियर होंगी। यहां पर ये हमारे पास क्या है,
सर एक कंपाउंड है हमारे पास एस साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन। इसके लिए मैंने आपको बताया इसकी बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर, ठीक है, 217 नैनोमीटर। उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की, अब एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर मैं कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइईन बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये सबसे सिंपलेस्ट कॉन्जुगेटेड डाइईन है। थोड़ा नीचे बना देता हूं उसको ताकि दिखे आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये सबसे सिंपलेस्ट कॉन्जुगेटेड डाइईन है। यहां पर 1 2 3 4 चार कार्बन के ऊपर 2 3 4 और 2 6, ये 6 2 2 4 और 2 6 यहां पर हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने पॉसिबल है, 6। अब अगर इन 6 हाइड्रोजन से कम हाइड्रोजन होते हैं तो जितने कम होंगे उतने ही एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेसिड्यूज प्रेजेंट होंगे। समझे मेरी बात? अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के इसके आगे CH3 लगा देता हूं तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, मतलब कि एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आया। एक और हाइड्रोजन हटा के यहां CH3 लगा देता हूं, मतलब कि 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ गए। यहां पर एक इसको हटा के यहां CH3 लगा देता हूं, मतलब कि 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ गए। इसको हटाकर 4 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर हटाकर 5। जितने हाइड्रोजन हटते चले जाएंगे उतने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऐड होते चले जाएंगे, राइट। चलिए अब यहां पर इमेजिन कीजिए ये आपका वही कॉन्जुगेटेड डाइईन है एसाइक्लिक, तो यहां पर CH2 होना चाहिए था, लेकिन यहां एक मिथाइल ग्रुप है, यहां भी एक मिथाइल ग्रुप है। यहां पर CH होना चाहिए था, लेकिन यहां पर भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। यानी कि 3 हाइड्रोजन यहां पर हटे होंगे, तो यहां पर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 3। और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम वैल्यू लेते हैं 5, तो 3 के लिए कितने लेंगे सर, 5 × 3 इज इक्वल टू 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, क्लियर। उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि सर इसको अगर आप यूवी से डिटरमाइन भी करने जाओगे तो इसकी लैम्डा मैक्स आपको मिलेगी 232 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली इतना नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स होगा। ये हमको सिखाया था वुडवर्ड साहब ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये आपके सामने है। यहां पर जो कॉन्जुगेटेड डाइईन प्रेजेंट है वो अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेट्रो एनुलर डाइईन, हेट्रो एनुलर डाइईन, हेट्रो एनुलर डाइईन। हेट्रो एनुलर डाइईन, इसके लिए बेस वैल्यू हम कितनी लेते हैं सर, 240 नैनोमीटर, 240 नैनोमीटर। अब सबसे पहले यहां पर देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है ऐसा, रिंग रेसिड्यू होता है जो कि कनेक्टेड होता है उससे, है ना। यहां पर CH2 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पर एक रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट है तो यहां पर CH ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि सर ये एक रिंग रेसिड्यू हो गया, ये एक रिंग रेसिड्यू होगा, ये एक रिंग रेसिड्यू होगा, ये एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा। यहाँ पर 3 रिंग रेसिड्यूज और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। सो रिंग रेसिड्यू is equal to 3 into 5 is equal to 15 nanometer. Alkyl substituent is equal to 3, sorry, 5 नैनोमीटर, क्लियर। चलिए क्या यहाँ पर और कुछ है, हाँ सर एक चीज और बची यहाँ पर, वो क्या है, एक होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये जब भी आपको किसी भी रिंग से निकला हुआ एक डबल बॉन्ड दिखेगा ऐसा, उसको हम हमेशा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलेंगे।
किसी भी रिंग से अगर कोई ऐसे डबल बॉन्ड निकल रहा होगा, देखो आप इस सबको ढक दो तो यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा रिंग से निकल रहा हो बाहर वो डबल बॉन्ड, ऐसे ही निकलता हुआ दिख रहा है ना वो। मैं अगर आपके सामने दिखाऊं इसको, ये देखिए ये रिंग है और इस रिंग से निकल रहा है ये, बाकी सबको आप हटा दीजिए, है ना। इसको बोलते हैं हम रिंग रेसिड्यू, और रिंग रेसिड्यू के लिए भी हमारी वैल्यू होती है 5। सॉरी, इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। मैंने रिंग रेसिड्यू बोल दिया था क्या पीछे? इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसके लिए भी 5 जोड़ते हैं हम लोग, राइट। सो 214 प्लस ये कितना होगा 25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 239 कुछ होगा ना। आई होप मैंने मैथ में कोई गलती नहीं की हो, बाकी चीजें सही है। मैथ की प्रॉब्लम हो सकती है जोड़ने की, वो देख लेना आप। 29 और 239 ठीक है, सही है। ये 239 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स होता है। फिर अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस सवाल में क्या है कि सर ये हमारे सामने एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। इसको हम होमो एनुलर डाइईन बोलेंगे, होमो एनुलर डाइईन इज इक्वल टू 253 नैनोमीटर। इसकी बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। अब इसके अंदर आप रिंग रेसिड्यूज काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 रिंग रेसिड्यूज हैं। रिंग रेसिड्यूज इज इक्वल टू 4 into 5 इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। उसके अलावा इसमें आप देखोगे तो आपको 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखेंगे, एक ये रहा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक ये रहा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, है ना। सो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 into 5 इज इक्वल टू 10। तो इसका जो लैम्डा मैक्स आएगा इन सबको जोड़ लोगे, दैट विल बी 283 नैनोमीटर, 283 नैनोमीटर। क्लियर? 4, ठीक, क्लियर। चलिए अगला सवाल। सर यहां पर हमको एक चीज दिख रही है, यहां 2 डबल बॉन्ड सेम रिंग में भी हैं और 2 डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में भी हैं, यानी कि यहां होमो एनुलर भी पॉसिबल है, हेट्रो एनुलर भी पॉसिबल है। जब ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन में आप हमेशा प्रायोरिटी देते हो होमो एनुलर को, जिसकी ज्यादा वैल्यू है। होमो एनुलर रिंग जिसकी बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर, यहां से हमारी शुरुआत हो गई। अब आप चेक करोगे कि इसके अंदर रिंग रेसिड्यूज कितने, ध्यान से देखेंगे रिंग रेसिड्यूज 1 2 3 4 और एक 5। इसके अंदर रिंग रेसिड्यूज हैं 5। रिंग रेसिड्यूज इज इक्वल टू 5 into 5 इज इक्वल टू 25 नैनोमीटर। क्लियर? अब इसमें आप चेक करोगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बट उससे पहले देखो ये आपके पास डाइईन हो गई। डाइईन के बाद क्या हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन के लिए आप +30 यूज करते हो, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू +30 नैनोमीटर। क्या देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये एक इसका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए 3। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 3 into 5 इज इक्वल टू 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर। इसको आप टोटल करोगे, सो 253 प्लस 30 283 और 15 हो गए आपका
298, 298 और 25, ये हो जाएगा आपका 298 से 303 और 323, 323 लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 323। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं करी होगी तो आई होप ना करी हो, अगर करी होगी तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। क्लियर? ठीक है। चलिए अगला सवाल है ये सवाल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसके अंदर दो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, एक ये रहा, एक ये रहा। ये होमो एनुलर डाइईन है, बहुत सिंपल हो गया होगा आपके लिए अब। होमो एन्युलर डाइईन इज इक्वल टू होमो एनुलर डाइईन इज इक्वल टू 253 नैनोमीटर, है ना। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन दो है, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन दो है, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 नैनोमीटर, है ना। उसके बाद आप देखोगे यहां पर रिंग रेसिड्यूज और एल्काइल सब्स्टिट्यूट। ये एक रिंग रेसिड्यू है, 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 ये एक रिंग रेसिड्यू है। तो यहां पर रिंग रेसिड्यूज कितने, 1 2 3 4 5। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये रिंग रेसिड्यू नहीं है। और इस सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू होती है कुछ, इसकी वैल्यू होती है 0 नैनोमीटर, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको। रिंग रेसिड्यूज कितने हो गए यहां पर, रिंग रेसिड्यूज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 नैनोमीटर। इसकी वैल्यू 0 नैनोमीटर होती है। पीछे गए यहां पर, ये देखिए OCOR या फिर OCOAR इंक्रीमेंट की वैल्यू होती है 0, है ना। इंक्रीमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर? वही यहां पे लगा हुआ है OCOR, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है, 0 नैनोमीटर, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। देन उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 नैनोमीटर। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये तो हो गया वहां पे सीधा सीधा 200 313 313 और 25 338 338 348 353, है ना। देखो ये हो गया 40 60 तो 353 हो गया सीधा सीधा 353 नैनोमीटर, 353 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स आ गया। ठीक, चलिए ये सवाल है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये कीटोन और इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर क्या है, अनसैचुरेशन है ना। तो दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड दो अलग अलग होते हैं। तो जब 5 मेंबर्ड होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, जब 6 मेंबर्ड होता है उसकी वैल्यू अलग होती है। जब 5 मेंबर्ड होता है उसकी बेस वैल्यू होती है 202 नैनोमीटर, है ना। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, 202 ही होती है ना। ये देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन 5 मेंबर्ड कितना हो गया, 202। अगर ये 6 मेंबर्ड होता तो 215। एल्डिहाइड होता तो कितना होता, 210 नैनोमीटर। ये सवाल है ना, हाँ ये वाला, ठीक है। उसके बाद याद रखना इसके इधर की साइड हम लोग नहीं जाते हैं, जिधर हमारा डबल बॉन्ड होता है उधर की साइड ही जाते हैं। और इस पे अल्फा पोजीशन पर और बीटा पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी अलग अलग पोजीशन होती है। देखो यहां पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, इसके लिए वैल्यू अलग होगी। ये ब्रोमीन अगर बीटा पर प्रेजेंट होता वैल्यू अलग होती। अब यहां पर बीटा पर रिंग रेसिड्यूज भी प्रेजेंट है 1 और 2। जब बीटा पर रिंग रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए 12 और 12 ये जोड़ते हैं, तो यानी कि रिंग रेसिड्यूज एट बीटा
इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 नैनोमीटर। जब ब्रोमीन प्रेजेंट होता है अल्फा पोजीशन पर, जब ब्रोमीन प्रेजेंट होता है अल्फा पोजीशन पर, तो उसके लिए हम +25 लेते हैं, ठीक है। सो बी आर एट अल्फा इज इक्वल टू 25। क्या इसके अंदर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना सर? ये रहा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसके लिए भी 5 जोड़ दो। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू +5 नैनोमीटर। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 24, अभी तो हो गया 30, 30 54 256, 256 नैनोमीटर, 256 नैनोमीटर, ये इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये दो सवाल हैं, मैं चाहता हूं कि ये दो सवाल आप खुद से करो। यहाँ पे आप अगर देखोगे बेस वैल्यू जो आएगी इसकी, बेस वैल्यू विल बी 215 नैनोमीटर, है ना। ये क्या है सर? ये एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ना। और यहाँ पे आपके ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई। अल्फा पोजीशन के लिए आप 10 जोड़ते हो, अल्फा पोजीशन पर 10 + 10 नैनोमीटर। बीटा पर 2 है, बीटा पोजीशन पर 2 है, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। उसके अलावा तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो 24 और 10 कितने हो गए? 34, 34 और 5 39 और 10 249। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 249, है ना। ये भी एकदम सिंपल है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आएगा और इसके अंदर अल्फा पोजीशन पर एक रिंग रेसिड्यू है और एक बीटा पर रिंग रेसिड्यू है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इसको करके सॉल्व और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। बेस वैल्यू जो होगी इसकी 215 ही होगी, ठीक है। चलिए, ये कुछ सवाल है आपके सामने। ये सवाल, अकॉर्डिंग टू द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ओनली, कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सॉल्वेंट पोलैरिटी। बियर-लैम्बर्ट लॉ के हिसाब से एब्जॉर्बेंस जो होता है वो किस बात पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सर, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वेवलेंथ उसका एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा, पाथ लेंथ ज्यादा होगी तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा, यानी कि कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ दोनों पर डिपेंड करता है, राइट। चलिए, विच ट्रांजिशन जनरली रिक्वायर्स द हाईएस्ट एनर्जी? हाईएस्ट एनर्जी किस में चाहिए होती है? कौन सी ट्रांजिशन के अंदर चाहिए होती है? n टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार या फिर n टू सिग्मा स्टार? हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो चाहिए होती है वो किस में चाहिए होती है? सर, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के अंदर, है ना, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ की रेडिएशन उसको चाहिए होती है, राइट। चलिए, अगला सवाल है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट रेफर्स टू। बैथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर क्या होता है? सर, शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। जब भी आपके कंपाउंड की लैम्डा मैक्स जो होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, उसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि रेड शिफ्ट बोलते हैं, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑक्सोक्रोम? इनमें से कौन सा एक ऑक्सोक्रोम की तरह काम करेगा? क्या NO2 एक ऑक्सोक्रोम की तरह काम करेगा? क्या नाइट्राइल ग्रुप या फिर कार्बोनिल या फिर OH? ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? सर, ऑक्सोक्रोम वो होते हैं जो कि किसी क्रोमोफोर के कलर को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। खुद का कोई कलर नहीं होता इनका, लेकिन तो इसके अंदर सही आंसर क्या होगा? सर, ऑप्शन डी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, NH2 ग्रुप जो होता है, क्लोरीन ग्रुप जो होता है, ये सब ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सोक्रोम होते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डबल्ड व्हाइल पाथ लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, एब्जॉर्बेंस का क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन जो है उसको डबल कर दिया जाए और पाथ लेंथ को कांस्टेंट रखा जाए, तो ऐसे टाइम पर एब्जॉर्बेंस क्या होगा? देखो, एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के। पाथ लेंथ आपने कांस्टेंट रखी है, तो अगर कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो एब्जॉर्बेंस भी डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर एकदम सही है। अ कंपाउंड सोर्स लैम्डा मैक्स एट 275 नैनोमीटर विद एब्जॉर्प्टिविटी जो होती है उसकी वो है 18,000 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी याद रखना दोस्तों, ये इसकी यूनिट होती है, कई बार डायरेक्टली इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट।
है ना। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, राइट। चलिए, द ट्रांजिशन इज मोस्ट लाइकली, ट्रांजिशन कौन सा हो, देखो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन 10,000 है, और जब ग्रेटर देन 10,000 होती है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ऐसे टाइम पर सिर्फ पाई और पाई ट्रांजिशन ही पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। ये यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जब आपकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, तब पाई से पाई ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। चलो, विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू शो द स्ट्रॉन्गेस्ट यूवी एब्जॉर्प्शन, इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट यूवी एब्जॉर्प्शन शो करेगा, साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल या वाटर या फिर बीटा कैरोटीन। करेक्ट आंसर इज बीटा कैरोटीन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर बहुत अच्छी खासी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है, इसीलिए बीटा कैरोटीन जो होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज यूवी लाइट सोर्स इन अ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इनमें से कौन सा यूवी लाइट सोर्स की तरह यूज होता है, यूवी लाइट की तरह बस, है ना। अगर आप टंगस्टन की बात करोगे तो ये विजुअल लाइट के लिए और आईआर रेडिएशन के लिए यूज होता है। जेनोन लैंप की अगर बात करोगे सर, ये हमारा क्या होता है, ये दोनों के जेनोन आर्क जो होता है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन जो ड्यूटेरियम लैंप होता है, ड्यूटेरियम लैंप जो होता है वो यूवी रेडिएशन के लिए ही यूज किया जाता है ना। चलिए, अगला सवाल है, मोस्ट सेंसिटिव एंड कॉमनली यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी, ये मैंने आपको कराया था। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिटेक्टर है। विच मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्यूबेट्स यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनमें से कौन सा मटेरियल यूज होता है फॉर क्यूबेट यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हो तो उसके अंदर क्यूबेट हमारा क्वार्ज का बना हुआ होता है, अगर विजुअल का होता तो ग्लास से चल जाता, लेकिन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम ग्लास यूज नहीं कर सकते हैं। Which lamp can cover both UV and visible region in many modern spectrophotometer, इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि यूवी और विजुअल रीजन के लिए एज अ सोर्स यूज हो सकता है लाइट का, अभी हमने डिस्कस किया था जेनॉन आर्क लैंप, जेनॉन आर्क लैंप, ठीक है। चलिए, ना एक और टेक्निक हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा मेन एम होता है कि हम सैंपल से उसके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करने में हमको हेल्प मिले, राइट। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो भी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को और उनके फंक्शनल ग्रुप को, उसके मॉलिक्यूल के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। It works by measuring how a sample absorbs infrared radiation, which causes the chemical bond to vibrate at a specific quantized frequency related to their mass and bond strength। देखो होता क्या है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है, पानी लग गया इस पे। एक्चुअल में इसमें यह होता है कि आपका सैंपल जब आईआर रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो जो सैंपल होता है वो एक पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और उस एब्जॉर्प्शन के बाद जो मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, है ना। उस वाइब्रेशन के लिए वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उससे जब वो वाइब्रेट करता है तो हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, राइट और नॉट। चलिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है, मतलब जो आईआर रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं उस आईआर रेडिएशन के अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कॉज कर सके, जैसा कि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करते देखते थे, क्योंकि इसके रेंज जो होती है वो होती है 4000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स क्यों लिया है, क्योंकि सर हम इसको वेव नंबर के हिसाब से देखते हैं, वेव नंबर के हिसाब से यहां पर देख रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर इनवर्स लिया, राइट। इसके अंदर हम
हमारे पास IR रेडिएशन जो होती है वो नियर IR भी हो सकती है, मिड IR भी हो सकती है, फार IR भी हो सकती है ना। तो हम जो यूज करते हैं वो मिड IR रेंज को यूज करते हैं, जो कि 2.5 से 25 माइक्रोमीटर की होती है ना। अगर आपको इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। अब आप आसानी से कर सकते हो। सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। वेव नंबर आपने बोला कि ये मेरे पास 2.5 माइक्रोमीटर की है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, सेंटीमीटर में आ गया ये, इज इक्वल टू 1/2.25 इंटू 10⁻⁻⁵, इसको ऊपर लेकर जाओगे 10⁵/25, इससे आपको निकल कर आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गए सभी लोग इस चीज को कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। चलिए, क्लियर। सो ये रेंज होती है 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंडामेंटल वाइब्रेशंस और फंक्शनल ग्रुप्स यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। चलिए, इसके अंदर हम लोग रेंज भी यूज करते हैं। कौन कौन से? फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन, और एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होता है वो आपका होता है 4000 टू 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, और फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो होता है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कहीं की किताब में आपको 500 भी मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, उतना चलता है, बट रेंज पर्टिकुलरली इतनी होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होता है वो 4000 टू 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है, और फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो 1400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है, राइट। और तो कुछ रह गया यहाँ पे, ठीक। चलिए, now what is the principle of IR spectroscopy? Principle is when a molecule absorbs इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द IR रीजन, मतलब कि एक मॉलिक्यूल ने IR रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो उसकी वजह से वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। ये वही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर पाएंगे जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होगा, यानी कि जो पोलर स्पीसीज होंगी, नॉन पोलर स्पीसीज के अंदर ये काम नहीं चलेगा, है ना। इनके अंदर मतलब हम बोलते हैं IR एक्टिव, IR इनएक्टिव स्पीसीज। IR एक्टिव स्पीसीज वही होती है जिसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है, IR इनएक्टिव वो होती है जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि IR एक्टिव होते हैं वो IR रेडिएशन को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वहां पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। अब किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है। इफ द डाइपोल मूवमेंट नॉट चेंज इन द मॉलिक्यूल देन दे आर IR इनएक्टिव, है ना, मीनिंग दे डू नॉट एब्जॉर्ब द IR रेडिएशन। जो IR एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और वहां पर चेंज होगा डाइपोल मूवमेंट के अंदर, राइट। चलिए, फिर आता है इसके अंदर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये बोलता है कि भाई आप किसी भी कंपाउंड को देख के उसमें जो दो एटम कनेक्टेड है उनके जो फोर्स कांस्टेंट है बॉन्ड का उसके हिसाब से, और जो उनका मास है दोनों एटम का जो कनेक्टेड है उसके हिसाब से आप ये निकाल सकते हो कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी की या किस वेव नंबर की IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। जब आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो उसके लिए फॉर्मूला आता है 1/2π√k/μ। जब आप वेव नंबर निकालते हो, दिस इज वेव नंबर,
जब आप वेव नंबर निकालते हो वो होता है 1/2πc√k/μ। k इज योर फोर्स कांस्टेंट। ये शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन ऐसा आया भी था एक निकालने के लिए। और म्यू इज और योर रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसका फॉर्मूला होता है। m1 m2 क्या है, जब दो एटम कनेक्टेड है तो उनके मास क्या है, इसका मास क्या है, इसका मास क्या है, उसके हिसाब से आप रिड्यूस्ड मास निकालकर वहां पुट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कि किस वेव नंबर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए आईआर स्पेक्ट्रम जो होता है ये हमारा बनता है वेव नंबर, वेव नंबर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स में, और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के बीच में। इसको ऐसे लिख दूं क्या, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के बीच में। जी आपको कुछ ऐसे डिप्स दिखते हैं उसके अंदर ना, कुछ इस तरीके से दिखता है। काम ये मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन पर ही करता है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही होती है, ये होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बस यहाँ पे हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। क्लियर, चल नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ वाइब्रेशंस, है ना। अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं तो वहां पर दो तरीके से हो सकते हैं, यानी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर अगर डाइपोल मूवमेंट होगा तो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होता है। और ये चेंज इन डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो उसकी बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज आएगा या फिर बॉन्ड एंगल के अंदर चेंज आएगा। जब बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग, जब बॉन्ड एंगल के अंदर चेंज आता है उसको हम बोलते हैं बेंडिंग, है ना। स्ट्रेचिंग मीन्स चेंज इन बॉन्ड लेंथ, बेंडिंग मीन्स चेंज इन बॉन्ड एंगल। अब ये भी आगे फर्दर हो सकते हैं, स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो सकता है, बेंडिंग भी इन प्लेन आउट प्लेन हो सकता है, और सीजरिंग रॉकिंग बैगिंग ट्विस्टिंग अलग अलग हो सकते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं वो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं हूं एक सेंट्रल एटम और मेरे से दो एटम कनेक्टेड है, ये दो हाथ मेरे एटम ऐसे बॉन्ड कनेक्टेड है ऐसे मेरे एटम से। अगर दोनों एटम की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझना ध्यान से, मैं सेंट्रल एटम हूं, मेरे से दो एटम कनेक्टेड है, मैंने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज हुआ और चेंज में भी बॉन्ड लेंथ चेंज हुई यानी कि स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग कैसे होगी, अगर ये दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ बढ़ी या दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ कम हुई इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, या फिर एक कम हुई और एक बढ़ गई इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, ये कम हुई ये बढ़ गई इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। राइट, राइट और नॉट। तो सिमेट्रिक मतलब या तो दोनों बॉन्ड लेंथ चेंज हो, दोनों कम हो रही है या फिर दोनों बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ऐसे टाइम पे हम बोलते हैं उसको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक एक बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है कम हो रही है। ठीक है, चलो बेंडिंग जिसके अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होगा वो दो तरीके से हो सकता है, इन प्लेन आउट प्लेन। मतलब कि देखो एक तो ऐसा हो कि इसी प्लेन के अंदर ही चेंज हो बस, एक आउट ऑफ द प्लेन जाके भी चेंज हो सकता है, बॉन्ड एंगल आउट ऑफ द प्लेन जाके भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए इन प्लेन जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये होता है सीजरिंग और रॉकिंग। सीजरिंग और रॉकिंग, देखो सीजरिंग मतलब कैची, जैसे कैची चलती है ऐसे चलती है कैची, है ना। सीजरिंग में कैसे होगा, मान लो दो ऐसे एटम जुड़े हुए हैं, अगर ये दोनों एक तरफ आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों ऐसे आ रहे हैं, है ना, दोनों ऐसे आ रहे हैं या एक दूसरे दूर दूर जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सीजरिंग। या फिर एक दूर जा रहा है एक पास आ रहा है, एक दूर जा रहा है एक पास आ रहा है, एक दूर जा रहा है एक पास आ रहा है, इसको बोलते हैं रॉकिंग। ऐसे ना रॉक सॉन्ग करते हो ना, ऐसे करके यूं ऐसे रॉक सॉन्ग में ऐसे करते हो जाके, मैं दिखा नहीं पा रहा हाथ ऊपर है बट ऐसे ही करते हो ना रॉकिंग, है ना। सीजरिंग में क्या होगा,
दोनों पास आएंगे या दोनों दूर जाएंगे, दोनों पास आएंगे या दोनों दूर जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता आउट प्लेन, वैगिंग और ट्विस्टिंग। वैगिंग में क्या होगा, देखो ऐसे है ये, अब ये या तो दोनों नीचे जाएंगे ऐसे, है ना, या फिर दोनों पीछे जाएंगे ऐसे, वैगिंग हो गया। ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक पीछे की तरफ जाएगा एक आगे की तरफ जाएगा, एक पीछे की तरफ जाएगा एक आगे की तरफ जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड एंगल के अंदर चेंजेस आएंगे। राइट, चलिए क्लियर। सो दीज आर आवर फंडामेंटल वाइब्रेशंस। लेकिन किसी मॉलिक्यूल में कितने फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल कैसा है, क्या वो मॉलिक्यूल लीनियर है, क्या वो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। अगर वो मॉलिक्यूल लीनियर होगा तो उसके अंदर कितने फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे वो हम यहां से निकाल सकते हैं 3n-5 से। वो नॉन लीनियर होगा तो उससे हम 3n-6 से निकाल सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आया था बेंजीन का, समझ लगता है 2 साल लगातार रिपीट हुआ है बेंजीन का क्वेश्चन। इसके अंदर कितने फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे ये निकालने हैं। तो बेंजीन जो है एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 3n-6, है ना। अब n मतलब नंबर ऑफ एटम्स, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, 6 और 6 12, तो 3 × 12 - 6 इज इक्वल टू 12 इतनी 36 और -6 कितना जाएगा 30, यानी सर इसके अंदर 30 फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे, 30 फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपके पास HCl है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, HCl के अंदर कितने फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे, सर एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, कितने एटम है 2 एटम है, सो 3 × 2 - 5, तो 6 - 5 इज इक्वल टू 1, एक फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा इसका। CO2 है, CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, 3 एटम है, सो 3 3 9 -5 4, इसके अंदर 4 होंगे ना। तो ऐसे निकाल सकते हो आप कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे, बट ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल लीनियर है कि नॉन लीनियर है। क्लियर, चलिए। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले तो लाइट सोर्स जहां से आपको IR रेडिएशन मिलेगी, उसके बाद ये लाइट सोर्स आती है और उसको हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, वो रेफरेंस और सैंपल की तरफ जाता है। रेफरेंस और सैंपल की तरफ जाने के बाद जितना लाइट को एब्जॉर्ब होना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो पहुंचती है डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर जो होता है उसको डिटेक्ट करने के बाद हमको रीड आउट दे देता है। यहाँ पे कुछ ऐसा कोई बहुत पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बन सके, तो इतना ध्यान नहीं देना है। बस हाँ ये है कि जब हम IR जो कि एक डिस्पर्सिव IR होता है, नॉर्मल IR यूज करते हैं, और एक हमारे पास FTIR होता है, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, इन दोनों में डिफरेंस होता है। FTIR के अंदर हम मोनोक्रोमेटर यूज नहीं करते, डिस्पर्सिव IR के अंदर हम मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं। ये एक डिफरेंस होता है, वहां पर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन यूज करते हैं। राइट, चलिए अगर हम बात करें सोर्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनेगा IR में से, क्वेश्चन यहां से बनेगा। IR सोर्स की बात करते हैं। IR सोर्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर नर्स्ट ग्लोवर, नर्स्ट ग्लोवर एक इसका सोर्स होता है, ग्लोवर सोर्स होता है, इनकैंडिसेंट वायर होता है, मरकरी आर्क लैंप होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है, और हाई प्रेशर जेनोन लैंप होता है। क्लियर। अगर आप नर्स्ट ग्लोवर की बात करोगे, नर्स्ट ग्लोवर की अगर आप बात करोगे तो दीज आर मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल, जैसे कि जर्कोनियम, एट्रियम, है ना, इनका बना हुआ होता है। आपसे कई बार कंपोजिशन भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। So nurse glower is composed of oxides of rare earth metals like zirconium, yttrium, इन सब का। इसका स्पेक्ट्रल रेंज ये होता है, इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये होता है, इतना इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। ये और ये दो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्लोवर सोर्स बना हुआ होता है सिलिकॉन कार्बाइड रॉड का, है ना। उसके बाद इनकैंडिसेंट वायर जो होता है उसके अंदर निक्रोब या फिर कोई और मेटल एलॉय जो होते हैं उसके अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। मरकरी आर्क लैंप जो होता है, मरकरी आर्क, यहाँ पर मरकरी के वेपर यूज करते हैं जो कि IR रेडिएशन को रिलीज करती है। टंगस्टन फिलामेंट हमने पीछे भी पढ़ा था, टंगस्टन वायर जो यूज होता है यूबी के अंदर पढ़ा था। और देन जेनॉन प्रेशर जेनॉन लैंप आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये 1 2 3 4, ये 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर नर्स्ट ग्लोबर और ग्लोबर सोर्स जो होते हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि इनकी कंपोजिशन आपको पता रहे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है और रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देन
सैम्पलिंग टेक्निक्स की अगर बात करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है वह वो मतलब होती थी पहले ही मूल नुजोल टेक्निक। नुजोल मतलब मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को मिनरल ऑयल के अंदर मिलाकर, है ना, उसमें पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट को हम लोग लेकर जाते हैं आईआर रेडिएशन के अंदर। अगर आपके पास सॉलिड हीट सैंपल है तो आप केबीआर की पैलेट्स भी बनाते हो, यानी कि आप अपने सैंपल को और केबीआर को एक साथ मिला के उसकी पैलेट्स बनाते हो और उन पैलेट्स को आप यूज करते हो। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है आपके पास सैंपल तो उसकी लिक्विड फिल्म बनाते हो और सॉल्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, और गैस के अंदर गैस सेल यूज करते हो। जनरली हम लोग सॉलिड सैंपल्स को ही परफॉर्म करते हैं आईआर के अंदर, है ना। चलिए, ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिटेक्टर्स, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डिटेक्टर्स की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर कौन कौन से हैं हमारे पास, थर्मोकपल डिटेक्टर, बोलोमीटर, थर्मिस्टर और गोले, है ना। आप जैसे बोलते हो आप लोग, हमेशा हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं इसके, गोल बॉल प्यारी थी, है ना, गोल बॉल प्यारी थी, उसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मली भी याद रख सकते हो। थर्मोकपल डिटेक्टर जो होता है उसके अंदर जो आईआर रेडिएशन बचकर आती है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसकी जो हीट से वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और वहां पर जो वोल्टेज डिफरेंस आता है रेफरेंस और सैंपल के उसमें, उसी से हमको पता चलता है। ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो एंटीमनी और बिस्मिथ जंक्शन यूज करते हैं हम लोग, ये डिस्पर्सिव आईआर के अंदर यूज होता है। यहां पर जो पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है वो एफटीआईआर के अंदर यूज होता है, याद रखना इस चीज को। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो होता है वो एफटीआईआर के अंदर यूज होता है, ये डिस्पर्सिव आईआर के अंदर यूज होते हैं। बोलोमीटर होता है वो हीट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करता है। थर्मिस्टर जो होता है वो भी हीट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करता है। गोली सेल जो होता है वो गैस एक्सपेंशन के बेसिस पर काम करता है। राइट, याद रखना इनकी कंपोजिशन प्लेटिनम निकल की होती है बोलोमीटर के अंदर, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है थर्मिस्टर के अंदर, और गोले सेल के अंदर हम गैस को फिल करके रखते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर के अंदर क्या होता है, सो डीटीजीएस और यहाँ पर अलग अलग ऑक्साइड्स हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये है हमारे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की रेंज, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की रेंज, जिसमें अगर हम बात करेंगे अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो होते हैं उनके अंदर OH ग्रुप की जो रेंज होगी वो अप्रॉक्स 3200 3200 से 3550 के बीच में होगी, जो कि एक ब्रॉड पीक आएगी और स्ट्रॉन्ग आएगी। ये आपको सब याद करनी है। खासकर मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एल्डिहाइड के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक पीक आती हैं, एक ये रही और एक ये रही। तो अगर आपको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करना है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, कीटोन के अंदर सिर्फ एक पीक आएगी 1705 से 1725 पर, लेकिन एल्डिहाइड के अंदर दो पीक आती हैं 1720 से 1740 पर और 2700 से 2800 पर, दो वीक पीक आती है। तो ये जरूर याद रखना आप लोग। देन उसके बाद एसिड का अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो वहां पर 2500 से 3300 की, और जिसका जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी 1700 के ऊपर पीक आती है। NH के अंदर 3300 से 3350, 3500, 3300 से 3500। राइट, ये अलग अलग आपको इनकी रेंज जो है वो याद रखनी है, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल तरीका है। इनको एक साथ अपने हाथ से कॉपी पे लिखो और उनको याद करते रहो, याद करते रहो, और कोई ट्रिक नहीं है इनकी, यही तरीका है, इसको सब ऐसे ही करते हैं। चाहे कोई ऑल इंडिया रैंक 1 आया हो, चाहे 10 आया हो, चाहे 100 आया हो, सब इसी तरीके से याद करते हैं, यही तरीका है इसको। मैंने भी ऐसे याद किया, आपको भी ऐसे याद रखनी है। क्लियर, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे डेफिनेटली चीजें याद हो जाएंगी आपको। राइट, क्लियर है सभी को। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरटोन बेंड। ओवरटोन बेंड की बात करते हैं। अगर हम ओवरटोन बेंड की बात करते हैं, ये क्या होते हैं सर? ओवरटोन बेंड में ये होता है कि देखो आपके अलग अलग वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं, V0, V1, V2, ऐसे। अगर डायरेक्टली देखो, ये तो हो गया कि फंडामेंटल वाइब्रेशन हो गया, यहां से यहां गया, लेकिन अगर ये ट्रांजिशन यहां से डायरेक्ट यहां चला जाए,
उसको बोलते हैं ओवरटोन बैंड, राइट। An overtone band appears when a molecule absorbs higher radiation corresponding to the transition between 2 और 3। तो वो नॉर्मली जो उसको V1 पे इस पे जाना चाहिए था, 1 पे जाना चाहिए था, वहां ना जाके डायरेक्टली 2 पर या 3 पर चला गया ट्रांजिशन। ऐसे ट्रांजिशन को हम बोलते हैं ओवरटोन बैंड। ठीक है, ये होता किसकी वजह से? ड्यू टू अहार्मोनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल वाइब्रेशंस, राइट। फर्स्ट ओवरटोन जो होगा वो आपको 2V0 आएगा, सेकंड ओवरटोन जो आएगा 3V0 से आएगा, राइट। इंटेंसिटी इनकी बहुत वीक होती है फंडामेंटल वाइब्रेशन के हिसाब से। CH स्ट्रेचिंग फाउंड फंडामेंटल 3300 पे होता है, लेकिन उसका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो 6000 पर आएगा। क्लियर? चलिए, कॉम्बिनेशन बैंड, जब आपके दो फंडामेंटल वाइब्रेशंस आपस में जुड़ जाए, है ना, एनर्जी क्लोज होने की वजह से, तो उसकी वजह से आपको कॉम्बिनेशन बैंड देखने को मिलता है। जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन बैंड देखने को मिलता है अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रेचिंग आती है 1700 पे और CO की स्ट्रेचिंग आती है 1200 पे, तो इन दोनों का जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे वो जुड़ जाएंगे और एक कॉम्बिनेशन बैंड देखने को मिलेगा आपको 2900 सेंटीमीटर पे। उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन बैंड। और जब कॉम्बिनेशन बैंड और फंडामेंटल बैंड के अंदर, या फिर कॉम्बिनेशन बैंड या फिर आपका जो ओवरटोन बैंड होता है, इनके बीच में फंडामेंटल बैंड जो आपका नॉर्मल आ रहा है और ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड के बीच में आपस में वो मर्ज हो जाए, उसको बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। इंटरेक्शन बिटवीन अ फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड एन ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड, उसके हिसाब से आपको फर्मी रेजोनेंस देखने को मिलता है। एग्जांपल, इसका क्लासिक एग्जांपल जो मैंने बताया था आपको, एल्डिहाइड का जो CH स्ट्रेचिंग होता है उसका फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है 2720 के इनवर्स पे, ओवरटोन ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन 2800 से 20 सेंटीमीटर इनवर्स, 2820 सेंटीमीटर। लेकिन फर्मी रेजोनेंस की वजह से दो स्ट्रॉन्गर पीक आपको वहां देखने को मिलती है, राइट। ठीक है, एक पीक आनी चाहिए थी लेकिन उसकी दो पीक आपको देखने को मिलती है। क्लियर? ये इसमें होता क्या है कि वन बैंड स्प्लिट्स इनटू टू बैंड्स, एक बैंड जो होता है वो दो बैंड के अंदर स्प्लिट हो जाता है, उसी को हम फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर? ना, आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन से, स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन से। देन हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा, बेसिक्स पढ़े, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा, उसके बेसिक्स पढ़े, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ा, वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में पढ़ा, है ना। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में पढ़ा, राइट। अब क्योंकि आपका यूवी और IR दोनों कंप्लीट हो चुका है, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उसका रिवीजन जरूर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा MCQs और PYQs को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहेगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट बैकलॉग लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन।